नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज के इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BSOE 143 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करेंगे। जैसा कि परीक्षाएं नज़दीक हैं और इन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने कुछ प्रीवियस ईयर बेस्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपनी इस PDF में रखे हैं। टोटल यहाँ पर 8 क्वेश्चन होंगे, जहाँ एक एक क्वेश्चन को आपको डिस्क्राइब किया जाएगा ताकि अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन पेपर में आए तो आप उसे अच्छे से लिख सको। तो वीडियो के अंत तक बने रहो और सभी क्वेश्चनों के आंसर अच्छे से पढ़ते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि पर्यावरणवाद शब्द से आप क्या समझते हो, चर्चा कीजिए। तो देखो, पर्यावरणवाद का अर्थ ये है कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना है और पर्यावरण को बढ़ावा देना है। तो पर्यावरणवाद जो एक विचारधारा है, यह एक आंदोलन है जो पर्यावरण को बचाने की बात करती है, पर्यावरण को संवर्धन यानी कि आगे बढ़ाने की बात करती है। यह न सिर्फ केवल प्रकृति और पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी पर ही बात करती है, बल्कि यह भी बताती है कि पर्यावरण को बचाने के लिए क्या सामाजिक जिम्मेदारी हमें निभानी होगी, क्या आर्थिक जिम्मेदारी हमें निभानी होगी और राजनीतिक व्यवस्था को क्या जिम्मेदारी निभानी होगी। यानी कोई आपसे बोले भाई पर्यावरणवाद क्या है, तो आप बोलोगे पर्यावरणवाद एक आइडियोलॉजी है, एक मूवमेंट है जो कि इन्वायरमेंट के संरक्षण की बात करता है, पर्यावरण को बढ़ावा देने की बात करता है, ये प्रकृति और पर्यावरण के बीच के संबंधों को स्थापित करने की बात करता है। यह कहता है कि पर्यावरण को बचाना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जरूरत भी है जो पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो पर्यावरणवाद का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, इकोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी। जहाँ इकोलॉजी पर्यावरण से संबंधित है, वहीं सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि इस पर्यावरण का जो संबंध है वो आज से भी रहे और भविष्य की जरूरतों से भी रहे। तो पर्यावरणवाद के 3 आयाम हैं। पर्यावरणवाद जो है वो 3 चीज़ों पर जोर देता है। सबसे पहले ये नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने की बात करता है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की बात करता है। पर्यावरणवाद ये कहता है कि पृथ्वी के पास संसाधन बहुत सीमित हैं, यानी कि जो हमारे पास लोहा है, कोयला है, पानी है, मैग्नीशियम है, बॉक्साइट है, ये सब हमारे सीमित हैं। अगर हम इनका अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो एक दिन ये खत्म हो जाएंगे, और जब ये खत्म हो जाएंगे तो फिर मनुष्य कैसे जीवन जिएगा। तो भावी पीढ़ियों के विकास के लिए हमें जो हमारे जल है, वायु है, भूमि है, डाइवर्सिटी से बचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आज बड़े पैमाने पर बहुत सारे वन्य जीव जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त हो जा रही है, जंगल अंधाधुंध काटे जा रहे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधों की प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। तो ऐसे में प्राकृतिक संसाधन विलुप्त हो जाएंगे, और अगर हम प्राकृतिक संसाधन विलुप्त हो जाएंगे तो मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो कहाँ से पूरी होंगी। तो इसलिए भैया प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। तो पर्यावरणवाद ये तर्क देता है कि पृथ्वी के संसाधन सीमित हैं, इसका हमें बुद्धिमानी से प्रयोग करना चाहिए। अगर हम विवेकहीन तरीके से इसका प्रयोग करेंगे तो आने वाले टाइम पर ये संसाधन समाप्त हो जाएंगे, जल जो है प्रदूषित हो जाएगा, वायु प्रदूषित हो जाएगी, भूमि की गुणवत्ता कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कृषि की उत्पादन प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, फूड चेन प्रभावित होगी, और ऐसे में पूरी तरीके से प्रकृति के बीच में असंतुलन आ जाएगा। दूसरा कहता है मनुष्य और प्रकृति के बीच में सामंजस्य होना चाहिए। तो पर्यावरणवाद का दूसरा आयाम कहता है कि मानव और प्रकृति के बीच में सामंजस्य यानी कि तालमेल बना होना चाहिए। तो पर्यावरण कहता है कि मानव सिर्फ उपभोक्ता नहीं है बल्कि प्रकृति का हिस्सा है, यानी कि मानव सिर्फ एक कस्टमर नहीं है जो प्रकृति का अंधाधुंध प्रयोग करता जाए, प्रकृति को अपने हिसाब से प्रयोग करता जाए। वो तो नेचर का खुद एक हिस्सा है, अगर वो नेचर को खत्म करता है तो वो खुद को खत्म करता है। तो पर्यावरण की बात विचारधारा ये कह रही है कि जब हम संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं तो बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे जलवायु परिवर्तन होता है, प्रदूषण फैलता है, डाइवर्सिटी की हानि होती है, गंभीर खतरे पैदा होते हैं। तीसरा सिद्धांत जो पर्यावरणवाद का है वो ये है कि ये विश्व को जागरूकता बढ़ाना चाहता है, विश्व की सहभागिता की बात करता है। पर्यावरणवाद ये कहता है कि कोई व्यक्ति अकेले चाहे तो वो पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में रेवोल्यूशन नहीं ला सकता, क्रांति नहीं ला सकता। ये तो हर एक व्यक्ति जब तक जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तब तक नहीं होगा। सोचो ना, एक तरफ हम ये कहें कि प्रदूषण नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक बैन होनी चाहिए, दूसरी तरफ हम खुद ही जाके कहें भैया एक पन्नी देना, दूसरी तरफ हम खुद ही सड़क पर जो है कूड़ा फेंक दें। एक तरफ हम कहें जल को बचाना चाहिए, दूसरी तरफ कोई एक व्यक्ति है जो समरसेबल चलाकर रोड धोए जा रहा है। तो फिर ये तो क्या है, गलत है ना ये। तो जब तक विश्व पूरा जागरूक नहीं होगा, जब तक हर एक बंदा पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जब तक कारपोरेट संस्थाएं, हर एक व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाएगा, जब तक पर्यावरण को नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति बचाने की बात कर रहा है, दूसरा उसको खत्म करने की बात कर रहा है। तो पर्यावरण का जो सिद्धांत है, पर्यावरणवाद की जो बात है, वो सबसे पहले बात क्या कर रहा है, सततता की बात कर रहा है, यानी कि आने वाली पीढ़ियों के विकास की बात कर रहा है। दूसरा मनुष्य और प्रकृति के बीच में तालमेल बढ़ाने की बात कर रहा है। तीसरा विश्व की जागरूकता बढ़ाने की बात कर रहा है। पर्यावरणवाद का महत्व क्या है भाई, महत्व यह है
कि आज जो जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं हैं इससे निपटने में लोगों को जागरूक कर रहा है। डायवर्सिटी के संरक्षण की बात कर रहा है कि भैया जंगलों को बचा लो तभी बचे रहोगे। स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देने की बात कर रहा है। स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, हरी भरी प्रकृति की बात कर रहा है। लेकिन पर्यावरणवाद के सामने एक चुनौती है। चुनौती ये है कि जो भी चीज़ सही होती है उसके सामने चुनौतियाँ होती हैं कि अगर आप पर्यावरण पर ध्यान दोगे तो देश का विकास रुक जाएगा। जनसंख्या जो वृद्धि है लगातार संसाधनों पर दबाव बना रही है। जनसंख्या वृद्धि की वजह से क्या हो रहा है, आप देखो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जलीय दबाव बढ़ रहा है। जहाँ पहले जो ग्राउंड लेवल था पानी का वो बहुत ऊपर था और अब बहुत नीचे होता जा रहा है। नदियाँ प्रदूषित होती जा रही हैं, खाद्यान्नों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्शन कम होता जा रहा है और उद्योग जो बड़े बड़े लग रहे हैं ये पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये सब चुनौतियाँ हैं पर्यावरणवाद के सामने। निष्कर्ष ये निकलता है कि पर्यावरणवाद एक आंदोलन नहीं है बल्कि हमारा लाइफ स्टाइल है जो हमें सिखाता है कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं और प्रकृति को हम जब भी बचा सकते हैं जब हम अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। ये हमारी सभ्यता को हरित भविष्य की ओर ले जाने का मार्ग है। इसे अपनाने से ही हमारी सुरक्षा निहित है। लेकिन ये सब बातें किताबों में लिखी हुई हैं, रियलिटी में कोई भी इसे फॉलो नहीं कर रहा है। हम भी पेपर में पास होने के लिए इन क्वेश्चनों का आंसर कर रहे हैं। क्यों भाई? तो रियलिटी ये है कि अगर रियल में आप इन्वायरमेंट को बचाना चाहते हो तो हर एक व्यक्ति को जिम्मेदारी निभानी ही पड़ेगी, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चलेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इकोलॉजी के संबंध में यानी कि पारिस्थितिकी के संबंध में राधा कमल मुखर्जी द्वारा उठाए गए मुद्दों की चर्चा कीजिए। तो राधा कमल मुखर्जी की बात करोगे तो भारत के प्रसिद्ध सोशोलॉजर है ये। इन्होंने इकोलॉजी और एनवायरनमेंट पर समाज का क्या प्रभाव पड़ता है इस पर काम किया। इन्होंने देखा कि पर्यावरण, मानवता और समाज के बीच में क्या संबंध है, यानी कि एनवायरनमेंट, ह्यूमैनिटी और सोसाइटी के बीच में क्या संबंध है। इनका जो दृष्टिकोण था वो बहुआयामी था यानी कि हॉलिस्टिक था, जिसमें उन्होंने न केवल प्राकृतिक संसाधनों की बात करी बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों की भी बात करी, व्यक्ति की नैतिकता की भी बात करी। राधा कमल मुखर्जी ने जो मुद्दे उठाए थे वो मुद्दे ये हैं। वही सबसे पहले इन्होंने मानव और पर्यावरण के संबंधों की बात करी। मुखर्जी जी ने कहा कि मनुष्य और प्रकृति के बीच में गहरा संबंध है। मनुष्य प्रकृति को और प्रकृति मनुष्य को प्रभावित करती है। उन्होंने कहा मनुष्य को अपने अस्तित्व के लिए पर्यावरण पर निर्भर रहना है। लेकिन आधुनिक जो उद्योग चल रहे हैं, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, जो हमारी उपभोक्तावादी गतिविधियां हैं, इसने बैलेंस खत्म कर दिया है। तो मुखर्जी के अनुसार पर्यावरणीय समस्याएं सिर्फ वैज्ञानिक नहीं हैं बल्कि ये सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं भी हैं। इन्होंने पर्यावरण का समाजशास्त्र से जो है गहरा संबंध बताया। मुखर्जी ने कहा कि जो पारिस्थितिकी है और जो सोशोलॉजी है इसका गहरा संबंध है। उन्होंने कहा पारिस्थितिकी केवल जीवन का अध्ययन नहीं है बल्कि ये मानव समाज, मानव के कार्यों से भी जुड़ी हुई है क्योंकि हमारे हर कार्य का प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। इन्होंने कहा मनुष्य के समाज की जो आर्थिक गतिविधियां हैं इसी की वजह से पर्यावरण संकट पैदा हो रहा है क्योंकि मनुष्य जो है वो लोभी हो चुका है, स्वार्थी हो चुका है, लालची हो चुका है। वो अपने फायदे के लिए इस हद तक जा चुका है कि जिसकी वजह से वो नदियों के स्रोतों का प्रयोग कर रहा है बड़े पैमाने पर। अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगल पर जंगल काटे जा रहा है, जमीन को प्रदूषित करता जा रहा है, वनों की कटाई हो रही है, प्रदूषण हो रहा है, प्राकृतिक संसाधन हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं हमारे। अगली बात यह है, मुखर्जी जी ने कहा स्थायी विकास की आवश्यकता है। हमें उद्योग लगाने कोई दिक्कत नहीं है, इंडस्ट्री इस तरीके से लगाओ कि इतना नुकसान भी ना पहुंचाए कि एक दिन इंडस्ट्री रह जाए और इंसान ना रहे। तो ये बैलेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर मुखर्जी जी। इसके अलावा इन्होंने इन्वायरमेंटल एथिक्स की बात की है। देखो एथिक्स का मतलब होता है क्या सही है और क्या गलत है। तो मुखर्जी जी ने कहा कि जब भी आप कोई काम करो तो पर्यावरण के प्रति भी सोच लो। उन्होंने कहा मानव अपनी प्रगति कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उसे प्रकृति का शोषण बंद कर देना चाहिए, पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को बढ़ावा देना चाहिए। इन्होंने कहा कि अगर आपको पर्यावरण को बचाना है तो लोकल लेवल पर भी काम करना पड़ेगा और वर्ल्ड के लेवल पर भी काम करना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र पर भी काम करना होगा, शहरी क्षेत्र पर भी काम करना होगा, तभी आप जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से बच सकते हो। इन्होंने कहा पर्यावरण संकट का समाज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि संसाधनों की असमानता हो जाती है और ऐसे में जो ताकतवर व्यक्ति होगा वही रिसोर्सेज को कब्जा कर लेगा। जल का संकट होगा, प्रदूषण का संकट होगा। आज भी आप देख लो जिन एरिया में टैंकर आता है तो टैंकर जिन एरिया में आता है सबसे पहले पानी कौन लेता है? जिसकी उस एरिया में चलती है। तो ऐसे सामाजिक अन्याय फैलता है भाई धीरे करके। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को अपने आसपास देखें ना तो सोशोलॉजी का अध्ययन तो वैसे हो जाता है। निष्कर्ष ये निकलता है कि राधा कमल मुखर्जी ने जो इकोलॉजी हमारी जो पारिस्थितिकी है उसे सिर्फ विज्ञान का विषय नहीं माना बल्कि उसे समाज, संस्कृति और मानव मूल्यों के साथ जोड़ा है। वो ये कहते हैं पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान केवल टेक्नोलॉजी से नहीं निकाला जा सकता बल्कि व्यक्ति की नैतिकता से निकाला जा सकता है, जहाँ हर एक व्यक्ति यह सोचे क्या चीज़ें समाज के लिए सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं। तो अगर क्वेश्चन आया भाई कि राधा कमल मुखर्जी जी के विचार बताओ तो आप ये क्वेश्चन करने में सक्षम हो। तीसरा क्वेश्चन है हमारा जोखिम समाज क्या है, रिस्की सोसाइटी क्या है।
तो देखो रिस्की सोसाइटी की जब आप स्टडी करते हो तो एक जर्मन सोशोलॉजर हैं जिनका नाम है उल्रिक बेक। उल्रिक बेक ने ये थ्योरी दी है जोखिम समाज की, और इनकी एक किताब है रिस्की सोसाइटी टुवार्ड्स अ न्यू मॉडर्निटी 1986 में। इन्होंने कहा आधुनिक समाज में बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो रिस्क की थ्योरी किसने दी है? सबसे पहली बात ध्यान रखना, किसने? उल्रिक बेक ने। दूसरी बात, इन्होंने जो इस थ्योरी दी है अपनी किस किताब में दी है? रिस्क सोसाइटी में, जो कि टुवार्ड्स अ न्यू मॉडर्निटी इसका पूरा नाम है। 1986 में किताब आई थी। इन्होंने ये बताया कि जोखिम समाज क्या है। तो जोखिम समाज वह समाज है जो स्वाभाविक खतरों के मुकाबले इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दे रहा है, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहा है, जिसकी वजह से मैन मेड रिस्क हो जाते हैं। देखो रिस्क दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल और एक मैन मेड। नेचुरल रिस्क जितने भी आपदाएं हैं ये नेचुरल रिस्क हैं, जैसे चक्रवात आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, ये कैसे रिस्क हैं? नेचुरल रिस्क हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये स्वाभाविक खतरे हैं। लेकिन आज के टाइम पर जो नेचुरल रिस्क कम है, स्वाभाविक खतरे कम हैं, मैन मेड रिस्क ज़्यादा हैं। अब मैन मेड रिस्क जो है इनका प्रभाव विश्व पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, ये समाज के हर हिस्से को प्रभावित कर रहे हैं। जोखिम समाज की विशेषताएं क्या है? जोखिम समाज की विशेषता यह है कि मनुष्य जो है उन खतरों से घिरा हुआ है जो तकनीकी से जुड़े हुए खतरे हैं, जैसे साइबर फ्रॉड हो गया, औद्योगिक खतरों से जुड़े हुए हैं जैसे पॉल्यूशन हो गया, आप देखो दिल्ली की आबोहवा कैसी है, वैज्ञानिक प्रगति से जो खतरे उत्पन्न हुए हैं जैसे कि अंतरिक्ष में प्रदूषण हो गया, उदाहरण के लिए परमाणु ऊर्जा जो बन रही है इससे कितनी सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जैविक हथियार बन रहे हैं, महामारियां, ये सब मनुष्य निर्मित जोखिम हैं। इनका विश्व पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो ये कह रहा है कि जो मानव के द्वारा बनाए गए जोखिम हैं, जो रिस्क हैं, ये केवल लोकल लेवल पर लोगों को प्रभावित नहीं करते हैं बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित करते हैं। जैसे कार्बन, एक इंडस्ट्री कार्बन उड़ा रही है खूब दबा के, तो इसका प्रभाव बहुत सारे लोगों पर पड़ेगा, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होगी। दिल्ली की इंडस्ट्रीज़ का जो प्रभाव होता है, एनसीआर की जो इंडस्ट्री उसका प्रभाव वहाँ के लोगों को झेलना पड़ता है। AQI लेवल क्या ही रहता है आपको पता ही है। इसके अलावा रिस्क का जो खतरा है ये सब पर समान रूप से नहीं पड़ता। गरीब लोगों के ऊपर ये खतरा ज़्यादा होता है क्योंकि अमीरों के पास संसाधन होते हैं इससे बचने के लिए। जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो इसका प्रभाव भी गरीबों पर ज़्यादा पड़ रहा है। क्यों? इतनी गर्मी से बचने के लिए उनके पास रिसोर्सेस ही नहीं है। चौथी बात यह है कि अप्रत्यक्ष कुछ जोखिम ऐसे होते हैं, कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं है बट होते हैं। जैसे वायु में लेड की मात्रा ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जो नैनो प्लास्टिक है उसके पार्टिकल्स बढ़ते जा रहे हैं जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं लोग। तो आधुनिक जोखिम अक्सर अदृश्य होते हैं, दिखते नहीं हैं, इन्हें महसूस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे रेडियोधर्मी विकिरण, प्रदूषित जल, वायु में मौजूद जहरीले रसायन, इनके बारे में हमें पता नहीं होता, धीरे धीरे करके हमें प्रभावित करते हैं और एक दिन व्यक्ति मर जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने बताया कि भैया जोखिम का राजनीतिकरण होता है। जोखिम समाज में खतरों को पहचानता है और फिर सरकार उसके माध्यम से क्या करती है? वोट बैंक की राजनीति खेल लेती है। इसके अलावा जोखिम के माध्यम से विज्ञान और तकनीकी से समाधान प्राप्त करने की बात की जाती है, जिससे नए नए इनोवेशन होते हैं जिसकी वजह से समस्याएं और बढ़ जाती हैं कई बार। जोखिम समाज के उदाहरण क्या है? पर्यावरणीय जोखिम होता है जो जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत, वनों की कटाई से जुड़ा हुआ है। परमाणु जोखिम होता है, कहीं पर अगर न्यूक्लियर प्लांट होते हैं तो उनके लीक होने का भी खतरा होता है जिसकी वजह से परमाणु दुर्घटनाएं हो जाती हैं। कई बार जहरीले वायरस हवा में फैल जाते हैं जैसे कोविड-19 देखा आपने, ये सब जोखिम समाज के उदाहरण हैं। आर्थिक जोखिम भी होता है, जैसे देश में मंदी फैल जाए, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जैसे कोविड के दौरान कितने सारे लोग बेरोजगार हो गए, इससे हम आर्थिक जोखिम कहते हैं। तो जोखिम समाज आधुनिक युग में बहुत बड़ा खतरा हो चुका है, इससे निपटना है अगर हमें तो समाज में नैतिकता स्थापित करनी होगी। इसके अलावा आज जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ये बढ़नी चाहिए, लेकिन खतरों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन आता है जोखिम समाज क्या है, एक रिस्की सोसाइटी क्या है, तो रिस्की सोसाइटी के बारे में बताने से पहले आप सबसे पहले किसके बारे में बताओगे? उल्रिक बेक के बारे में बताओगे, उनकी किताब के बारे में बता देना, रिस्क सोसाइटी टुवार्ड्स अ न्यू मॉडर्निटी 1986, और फिर बता देना आधुनिक समाज की परिभाषा क्या होती है, फिर रिस्क बता देना, उनके प्रभाव बता देना। तो पक्का आप ये क्वेश्चन भी कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्यावरण के लिए बीना अग्रवाल का क्या योगदान था भाई? यानी कि जब आप पर्यावरण का अध्ययन करते हो तो बीना अग्रवाल के योगदान के बारे में बताओ। तो देखो, बीना अग्रवाल की बात करोगे तो एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं, पर्यावरणविद हैं। इन्होंने पर्यावरण को जो है लैंगिक मुद्दों से जोड़ा है। अगर क्वेश्चन इको फेमिनिज्म का है ना तब भी आप ये आंसर लिख सकते हो, ठीक है भाई। अगर क्वेश्चन आता है इको फेमिनिज्म क्या है तो भी आप आंसर लिख सकते हो भाई, क्योंकि बीना अग्रवाल ने जो थ्योरी दी है वो ये बताया है कि पर्यावरण का प्रभाव महिलाओं के जीवन पर कैसे पड़ता है। तो देखो, तो सबसे पहले बीना अग्रवाल ने महिला और पर्यावरण के बीच में संबंध बताया है। उनकी एक किताब है ए फील्ड ऑफ वंस ऑन जेंडर एंड लैंड राइट्स इन साउथ एशिया 1994। तो बीना अग्रवाल इस किताब में ये कह रही हैं कि भाई महिला और पर्यावरण के बीच में गहरा संबंध है।
क्योंकि जो ग्रामीण महिलाएं हैं ये अपनी आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होती हैं। ये जंगलों में जाती हैं, लकड़ियाँ इकट्ठी करती हैं, नदियों से पानी लाती हैं, कुओं से पानी लाती हैं। तो ऐसे में जो जंगल है उनके लिए सिर्फ जंगल नहीं है बल्कि संसाधनों का एक ढेर है, जहाँ से ये रिसोर्सेज इकट्ठा करती हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। और ये बात बिल्कुल सही भी है। आप आदिवासी समाज को देख लो, आप ग्रामीण समाज को देख लो, पर्वतीय क्षेत्रों पर चले जाओ, तो वहाँ पर क्या है, महिलाओं के ऊपर दोहरा बोझ होता है। वो जंगलों में जाके लकड़ियाँ इकट्ठी करती हैं, फल फूलों को इकट्ठा करती हैं, इसके साथ साथ खेती बाड़ी में भी हाथ बटाती हैं, पानी बाहर से लेकर आती हैं। अब ऐसे में अगर जंगलों की कटाई होती है तो उन्हें लकड़ियाँ लेने अब और दूर जाना पड़ता है, नदियाँ प्रदूषित होती हैं तो पानी लेने और दूर जाना पड़ता है। तो ऐसे में अगर पर्यावरण निम्नीकरण पर जा रहा है तो महिलाओं पर इसका सबसे बुरा असर पड़ता है, ऐसा बीना अग्रवाल कह रही हैं। इन्होंने इको फेमिनिज्म की भारतीय व्याख्या दी है। बीना अग्रवाल को इको फेमिनिज्म के विचार को भारतीय संदर्भ में परिभाषित किया। उन्होंने कहा महिलाओं और पर्यावरण के बीच में गहरा संबंध है, जो है वो आध्यात्मिक नहीं है बल्कि जीवन से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा पर्यावरण का नुकसान का प्रभाव सबसे ज़्यादा जो है वो ग्रामीण महिलाओं पर ही पड़ता है। बीना अग्रवाल ने यह भी कहा कि सामुदायिक भागीदारी को पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण बताया उन्होंने, कि जो है पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है वो एक दूसरे को पार्टिसिपेट करे, वो एक दूसरे को कॉपरेट करे। तभी उन्होंने कहा कि ऐसे उद्योग लगे, ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगें जो महिला प्रमुख हों। उन्होंने कहा वनों के प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका पर बहुत सारी केस स्टडी हैं जो बताती है अगर सामूहिक निर्णय लिए जाएं तो सफलता हो सकती है। नीति निर्माण में योगदान, बीना अग्रवाल ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह आवाज़ उठाई है कि भाई जो प्राकृतिक संसाधन है इसका मैनेजमेंट ऐसे करो जिसमें महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। यूएनओ और बहुत सारे जो संगठन हैं उन्होंने उनके ये विचार स्वीकार किए हैं। आलोचना यह है कि बीना अग्रवाल का जोर सिर्फ महिलाओं के एम्पावरमेंट पर है, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट की वजह से ही महिलाओं को शोषण नहीं हो रहा है, बल्कि ग्रामीण समाज में जो पितृसत्तात्मक सत्ता है, पैट्रियार्की सिस्टम है, जहाँ पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, ये विचार भी जो है वो महिलाओं को नीचे गिराने में जो है बहुत ज़्यादा भूमिका अदा करते हैं। तो बीना अग्रवाल ने सिर्फ महिलाओं की निम्न स्थिति को पर्यावरण से जोड़ा, इको फेमिनिज्म की थ्योरी दी है, लेकिन उन्होंने पैट्रियार्की जैसा सिस्टम है इसको अनदेखा किया है। इसके अलावा महिलाओं वाले मुद्दे पर उन्होंने ज़्यादा ही ध्यान दिया है। पर्यावरण मुद्दा कई बार महिलाओं के मुद्दे से बहुत ज़्यादा अलग भी होता है, इसका अपना आर्थिक दृष्टिकोण भी होता है, सामाजिक दृष्टिकोण भी होता है, इसलिए इसकी आलोचना भी की जाती है। अग्रवाल ने भारत और दक्षिण एशिया पर ज़्यादा ध्यान दिया है, जबकि और क्षेत्रों को छोड़ दिया, इसलिए भी इनकी आलोचना की जाती है। और सामुदायिक अधिकार की बात करती हैं, कम्युनिटी राइट्स की बात करती है, लेकिन कम्युनिटी राइट्स हमेशा प्रभावी नहीं होते। कई बार क्या होता है, गरीब लोगों को इसका फ़ायदा मिल ही नहीं पाता है, जो प्रभावशाली लोग होते हैं गाँव में वही इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है बीना अग्रवाल का योगदान पर्यावरणीय अध्ययन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी अवधारणाएं विकासशील देश, भारत जैसे देश हो, साउथ ईस्ट एशिया के देश हो, साउथ एशिया के जो देश है, अफ्रीका के जो देश हैं, इन देशों में जो मैनेजमेंट है उसको सेट करने में बहुत मदद करते हैं। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए उन्होंने भले ही पर्यावरण को महिलाओं से जोड़ा हो, लेकिन पर्यावरण को बचाने के लिए उन्होंने काम किया है और एक सामाजिक न्याय की बात उन्होंने की है। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ इन चारों क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चनों का आंसर कर दोगे। अगले जो 4 क्वेश्चन हैं हम इस वीडियो के पार्ट 2 में आपसे डिस्कस करेंगे। मैं मानकर चल रहा हूँ चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं।